हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कहानी की श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित लांछन कहानी लेकर के प्रस्तुत हूँ। यह कहानी मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह से ली गई है। इस कहानी में प्रेमचंद ने गृहस्थी जीवन के बारे में बताया है कि परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो प्रेम और विश्वास पर टिका होता है, और इसमें जरा सी दरार आती है तो पूरी की पूरी गृहस्थी बर्बाद होने में देर नहीं लगती है। इसलिए अपने मन के शक के आधार पर या किसी के बहकाव में आकर या छोटी छोटी बातों के आधार पर एक दूसरे पर, उसके चरित्र पर लांछन लगाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हरी भरी गृहस्थी की बगिया उजाड़ बन सकती है, सुनसान हो सकती है। इसलिए इस रिश्ते में परस्पर विश्वास रखें, और कोई अगर आपसे कोई बातें घर में पैदा होती हैं या कोई विशेष प्रकार के मनमुटाव आते हैं तो उनको मिल बैठ करके सुलझाया जाना चाहिए, न कि अपने मर्जी से कोई फैसला लेकर के गृहस्थी को तोड़ने का काम करें। इस कहानी में श्याम किशोर एक मुख्य पात्र है और उसकी पत्नी देवी है। ये दोनों ही इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिनको लेकर के कहानी का ताना बाना बुना गया है। और कहानी के अगर मुख्य पात्र की दृष्टि से देखें तो इस कहानी की मुख्य पात्र जो देवी है, और इन दोनों के एक बेटी है जिसका नाम शारदा रखा है, और दो अन्य पात्र हैं जो मुन्नू और रजा है। मुन्नू घर में साफ़ सफाई का काम करता है, मेहतर है। रजा पास में ही सामने दुकानदार है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि देवी बहुत ही सौंदर्य की धनी है, जिसकी झलक देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। रजा ने एक बार खिड़की में से बाहर से देवी को देख लिया तो उस देवी को पाने के लिए मन में अनेक प्रकार की लालसाएं पालने लगा और अनेक प्रकार के प्रयास अपनाने शुरू कर दिए। मुन्नू इनके घर में मेहतर का काम करता है, जिसका आना जाना लगातार जारी रहता है। ये दोनों मिलकर के परस्पर इस तरह से षड्यंत्र रचते हैं कि श्याम किशोर और देवी दोनों के बीच में अनबन पैदा हो जाती है। श्याम किशोर देवी से सीधे बात न करके सीधा सीधा उस पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाता है, जबकि देवी के मन में किसी के प्रति किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। वह सिर्फ अपने पति को समर्पित है। वह संसार में अपने पति को ही सबसे बड़ा सम्मान और मान देती है। बाहर के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में उसको जरा सी परवाह नहीं है। परंतु श्याम किशोर ने तो मुन्नू के व्यवहार को और अकेले में आता जाता देख करके अपने मन में शक पैदा कर लिया, और देवी यानी उसकी पत्नी के प्रति उसके मन में शक पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसके चरित्र पर लांछन लगाया, और उस लांछन का परिणाम बड़ा भयंकर निकला, जो आप कहानी सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए इस कहानी को सुने और इस कहानी से सीख ले, और इस कहानी की जो समीक्षा है वो मैं अगले वीडियो में आपके सम्मुख रखूँगा। तो पहले मैं इस कहानी की कथा वस्तु जो है उसको मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। क्या कहानी है, किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। देखिए, श्याम किशोर मुंशी का काम करते हैं और बाहर से कमा कर लाते हैं, और जो देवी है वो घर का काम देखती है। दोनों का जीवन बड़े ही प्रेम के साथ बीत रहा है। आगे जाकर इनकी गृहस्थी में कैसे कैसे बवाल आते हैं, कैसे इनकी गृहस्थी जरा तिनके की तरह बिखर जाती है। तो इस कहानी को देखिए। मैं आपको इस कहानी का वाचन करके सुनाता हूँ। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसल खाना धो धोकर साफ कर दिया। तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए हैं,
फिर इतनी जल्द मांगने लगे। क्या करूँ माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी हूँ, घर देखूँ कि काम करूँ। तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते? रुपये मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं? अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे? हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं न कहीं ठीक हो ही जाएगी, सरकार कुछ मदद करेगी ना। हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू सरकार का यह मिजाज मुन्नू को सरकार का यह मिजाज बड़ा अच्छा लगा। हुजूर इतना ख्याल रखती है, दूसरे घरों में तो मालकिन बात भी नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुद्दा आपके तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकती। चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ? अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं है उनमें। यह नमक कहाँ सरकार, 1 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा? भला सरकार 2 रुपये तो दे दो। अच्छा, यह लो और जाओ। जाता हूँ सरकार, आप नाराज़ न हो तो एक बात पूछूं? क्या पूछते हो, पूछो, मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। तो सरकार जाइए, फिर कभी पूछूंगा। नहीं नहीं, कहो क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहता है क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है, तो कोई दोस्त होंगे। सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। दाल मंडी तो रंडियों को मोहल्ला है। मुन्नू, हाँ सरकार, रंडिया बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं। यहाँ रात को देर से तो नहीं आते? नहीं, शाम से पहले आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारों से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर न जाया करें। आदमी का दिल कितना ही साफ़ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में ही बाबू किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया और बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कर रहा था? नहीं, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था। खाने को मांगता था, 2 रुपये दे दिए हैं। बातचीत बड़े ढंग से करता है, तुम्हें तो बातें करने का मर्ज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही। इस भूतने से न जाने तुम कैसे बात करती हो। मुझे उसकी सूरत से क्या करना है? गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे न सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा सामान से निकाला और देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहें देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं। कौन थी मैं? कौन? मैं? देवी ने कहा, जी हाँ तुम। मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहाँ जलसे होते हैं। बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। तुमसे कौन कहता था? यही मुन्नू। मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। तुम मेरी टोह मत लिया करो। शक करने से आदमी शकी हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो तुम्हारी इन मदभरी आँखों का आशिक हूँ। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो मैं आँख उठाकर न देखूँ। आज शारदा कहाँ है? नीचे खेलने गई है।
मत जाने दिया करो। इक्के मोटरें भग्गियाँ दौड़ती रहती हैं, न जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। 3 लड़के? बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी इसका अभी तक पता नहीं चला। ईश्वर जानता है। तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है। मुस्कुराकर, चलो बातें न बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाएगा। मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देख ली औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार, जैसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेंगी नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था। क्या कि मिजाज की सीधी है। हमारी जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर। सैकड़ों पीछे एक भी पाक न मिलेगी। मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहें हुजूर? डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार। देवी हंसकर, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं? अब सरकार कुछ न कहलाए। हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआन नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी न चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी। चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी। रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल। आपको देखते ही आंखें नीची कर ली। आज बातों में हुजूर की शकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। अच्छा, वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है? हाँ हुजूर, वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जब मुझसे ऐसी बातें की वहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी। तुमने बहुत अच्छा किया। निगोड़े की आँख फूट जाए, जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है। कह देना इधर भूल कर भी न ताके। मुन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूँ, और तो कुछ साफ नहीं करना है। सरकार के आने की बेला हो गई है। मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा है। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। हुजूर, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर उधर आ पहुँचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई। मुन्नू जो ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं। इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की बात क्या थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी? ऐसी तो कोई बात न थी। थी क्यों नहीं? मैंने साफ सुना है। देवी, मुझे तो ख्याल ही नहीं आता। होगी कोई बात, मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूँ। तो क्या यह दीवार से बातें करता है? देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है, जूते की दुकान करता है, और तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी, चिक
तो पड़ी हुई है। चिक के पास खड़े होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। यह मुझे मालूम न था। अब कभी खिड़की खोलूंगी नहीं। हाँ, फ़ायदा क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। गुसल खाना कौन साफ करेगा। खैर, आए, मगर उससे बात न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आएं। सुना है उसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी। शारदा, राजा भैया ने तो दी है। कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला के दूँगा। वही तो है जो अभी इधर से इधर से गए हैं। वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है। हाँ हाँ हाँ, वही। मैं अब उनके घर रोज़ जाऊंगी। क्या तू उसके घर गई थी। वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर नीचे दब जाएगी। देखते नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं। राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या क्या करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती है। देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम, तुम जवान देने में तो बहुत तेज हो गई हो, यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती। बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसिन भी नहीं। मुन्नू तो है ही। होठ दबाकर देवी, मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे मैं बैठी बातें क्या करती हूँ। गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कह दूँ। मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता। श्याम, खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। तुम जाओ, देखाओ, मैं न जाऊंगी। तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी। अब क्या हो गया। क्या तुमने कसम खा ली कि यह जो बात कहे वह कभी न मानूंगी। देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है। मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपये कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चलूँगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुँचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते सिर झुका लिया। उससे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते बोल उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया आ रहे हैं ताली बजाकर। राजा भैया इधर देख, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। रजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिल मिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर साठगांठ है, नहीं तो रजा मन्नू को साथ क्यों लेते। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज ले चलो, देर हो रही है। तांगा और तेज हो गया। रजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। राजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही झेंप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार ही हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। बारे रज्जा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया।
और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपये देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी होकर रजा को छवि दिखाओ। तुम न जाने क्या क्या करने पर तुली हुई हो। ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा न होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है? तुम मुझे इतनी नीच समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतनी नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया ना कि वह छटा हुआ सौदा है, और अब भी कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। और ये विद्यार्थियों, इसी के साथ इस कहानी का ये भाग यहीं समाप्त करता हूँ। शेष कहानी को अगले दूसरे भाग में आपके समक्ष रखूँगा। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।